वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जिसने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि अगर उसकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाया तो 14 दिनों के लिए लागू हुआ सीज फायर खत्म हो जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी धमकी है। हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद, ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध का एक महाभीषण राउंड 2 होगा। इस युद्ध के फिर से शुरू होने के आसार सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने धमकी दे डाली है कि अगर कल तक अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाया, देखिए एक संकेत और इसमें मिलता है कि जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है वो सफल हो गया है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है। जिस हॉर्मूज को उसने अब तक युद्ध का हथियार बनाया था, वो हॉर्मूज युद्ध का हथियार अब अगर नहीं रह जाता है उसके लिए और इस पर नेवल ब्लॉकेड करके अमेरिका वर्चस्व दिखा देता है, तो ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसीलिए वो धमकी दे रहा है कि अगर नेवल ब्लॉकेड नहीं अमेरिका हटाएगा तो उसके जहाजों को रोकना बंद नहीं करेगा तो ईरान जानते हैं क्या करेगा। ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और बाबल मंदेब जो स्ट्रेट है, जो सऊदी अरब के नीचे से जाता है, इन तमाम जगहों पर होने वाले व्यापार को ठप कर देगा, ऐसा ईरान धमकी दे रहा है। यानी अगर ईरान के जहाज नहीं चलेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में किसी देश के जहाज नहीं चलेंगे। मोटे तौर पर यही धमकी है। ये धमकी इसलिए खतरनाक है क्योंकि पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ओमान की खाड़ी से दुनिया का 23% व्यापार होता है। हर दिन दुनिया को 21% गैस की आपूर्ति होती है जो अभी बंद है। 20 से 30% फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है जो खेती के लिए जरूरी है। जबकि लाल सागर में, ये देखिए, ये ऊपर तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान के ठीक नीचे है, यूएई से लगा हुआ, लेकिन इधर सऊदी अरब के नीचे जब आप देखेंगे लाल सागर से होता हुआ, तो ये जो सकरी सी जगह है, समुद्री रास्ता, यही बाबल मांदेब स्ट्रेट है। लाल सागर में बाबल मांदेब स्ट्रेट से दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड होता है। तो एक तो उधर का 20-21% प्रभावित होगा, इधर का 12 से 15%, यानी समझ लीजिए 40% तक के ट्रेड पर असर पड़ेगा। और 5% कच्चे तेल की आपूर्ति यहां से होती है। ऐसे में सवाल यही है कि पहले ही पूरे विश्व में जो हम देख रहे हैं कि अभी से ही तमाम जगहों पर बहुत सारे जो देश है उनमें आप देख ही रहे कि किस तरह से परेशानियां हो रही हैं, किस तरह से वहां पर इस वक्त तेल की किल्लत का, गैस की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, सिलेंडर के लिए लोगों को। अब ये दोनों स्ट्रेट अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो समझिए क्या स्थिति होगी। आइए आपको मैप पर एक बार दिखाते हैं, क्योंकि ये खास इंतजाम हमने आपके लिए किया है, जिससे बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि खाड़ी क्षेत्र में जो तमाम पोर्ट्स हैं वो कैसे पोर्ट के बदले पोर्ट की पूरी लड़ाई हो गई है। तो सबसे पहले तो इस इलाके को आप समझ लीजिए। ये वाला जो इलाका है, यहां पर इसको पीला करके आपको दिखाती हूं तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहां पर आप देख रहे हैं सऊदी अरब के नीचे जब आप जाएंगे तो वो लाल सागर में आपको बाबल मंदेब पोर्ट मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। लेकिन ये जो एक एक करके सारे यहां पर पोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये चाबहार, ये पोर्ट, इसी के साथ बंदर अब्बास पोर्ट, असलुए पोर्ट, बुशहर पोर्ट, ये सारे ईरान के हैं। ठीक है, पोर्ट के बदले पोर्ट की नीति क्या है, इसमें आप देखिए इमाम खुमैनी, मशहर, ये सारे इनके पोर्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ ये खार्ग द्वीप और लवान द्वीप, ये दोनों द्वीप भी, और सारी द्वीप। ठीक है, अब आप आ जाइए, जब आप देखते हैं नीचे की स्थिति में, तो ये क्या कह रहा है ईरान कि इन सारे पोर्ट्स को भी हम ब्लॉक कर देंगे। ये खुर्रम शहर भी उधर आता है, ईरान में ही आता है ये। लेकिन इधर जब आप देखिए कि कुवैत के ये मीना अल-मदी पोर्ट को कह रहे हैं, उसके बाद जुबैल पोर्ट, रास तानूरा पोर्ट जो कि सऊदी अरब के, ये सारे पोर्ट सऊदी अरब के हैं, दम्मान पोर्ट, मनामा पोर्ट, और उसके बाद से ये वाला जो रास लफान हमाद पोर्ट है, तो ये भी यहाँ पर प्रभावित होगा। इधर दोहा का पोर्ट, इधर खलीफा पोर्ट यूएई का ये पूरा पोर्ट, इसके बाद शारजाह का पोर्ट, शारजाह को उन्होंने पहले भी निशाना बनाया, शारजाह का पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट्स, पोर्ट के बदले पोर्ट की ये पूरी लड़ाई किस मकाम तक पहुंचेगी वो आप यहां पर देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार अगर मैं आपको जरा इस तरीके से समझाऊं, क्योंकि जब मैं, ये देखिए, अब इसको मैं आपके सामने ले जाती हूं इस वाले इलाके में हाईलाइट करने के लिए। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी लड़ाई है,
थोड़ा सा जूम इन कीजिए। यहीं पर ये पूरा मामला जो है ना इसी का है, लेकिन इसी के बाद ये सारे जो पोर्ट्स हैं ईरान के एक एक करके वो रहेंगे और उसके बदले में ईरान इन पोर्ट्स को टारगेट कर रहा है और ये एक एक करके सारे पोर्ट्स जो इस इलाके के शारजा तक का आप देख रहे हैं उस इलाके को प्रभावित कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही तरफ से कैसे भीषण युद्ध की तैयारी है। और अगली बार जब हम आएंगे तो आपको यहां पर यह भी दिखाएंगे कि अमेरिका जो ये नाकेबंदी कर रहा है वो नाकेबंदी असल में है क्या। जानते हैं, पहले वो जहाज को पॉइंट आउट कर रहा है, प्लेस कर रहा है, उसके बाद बाकायदा उनके हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और उससे अमेरिकन जो नेवल या फिर जो उनके जो सैनिक हैं वो उस जहाज पर उतर रहे हैं। ये भी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे और उस बोर्ड पर दिखाएंगे। लेकिन अगर ईरान इस पूरे क्षेत्र में समुद्री व्यापार को ठप कर देता है, जिसमें बाब अल मांदेब पोर्ट है और ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो दुनिया की 25% तेल आपूर्ति, 27% गैस आपूर्ति, 25 से 30% ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से रुक जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आने वाले वक्त में जिन किल्लतों का लोग सामना कर रहे हैं वो और भीषण हो सकता है। अगर ये रुका तो जो दबाव अभी ईरान पर है वो दबाव वापस से अमेरिका पर आ जाएगा। ईरान की इस धमकी से आप ये भी समझ पाएंगे कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जो नेवल ब्लॉकेड लगाया उसने ईरान को दबाव में डाल दिया है। ईरान युद्ध के वक्त हर दिन 18 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा था। चाइना से के उसका जो 37% व्यापार है वो आराम से चल रहा था। चाइना के साथ वो पूरा 37% का अपना व्यापार आराम से चला रहा था। $1.5 बिलियन की ईरान ने अतिरिक्त कमाई भी की, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी के कारण इस पर बड़ा सा ताला लग गया है। जैसे लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक वैसे ही ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी के कारण सारी गतिविधियां इन सभी पोर्ट्स पर रुक गई हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अमेरिका ने इन सारे पोर्ट्स को नॉन फंक्शनल बना दिया है। पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी जहाजों का चक्का जाम हो चुका है। ईरान की मुश्किल यह है कि वो अमेरिका से इस बार सीधे लड़ भी नहीं सकता। कारण यह है कि अगर उसने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका यह कहेगा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा। तो अब दोनों की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि तुम सीज फायर तोड़ते हो या तुम सीज फायर तोड़ते हो, ताकि सारा का सारा इल्जाम सामने वाले पर डाल दे और इस बीच अपने अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश। ऐसा होने पर अमेरिका को ईरान में बड़े हमले करने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा और फिर अमेरिका जो कर रहा है वो उसे ईरान ने ही तो सिखाया है। ईरान ने ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले बंधक बनाया। जिस रास्ते से दुनिया को कच्चा तेल और गैस पहुंचता था उसे बंद कर दिया, इसे न्यूक्लियर हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अब जब अमेरिका भी उसके साथ यही कर रहा है तो ईरान को तकलीफ हो रही है। ईरान कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आप भी तो यही कर रहे थे, आप भी तो दुनिया का व्यापार रोक रहे थे, आप भी कच्चा तेल गैस सब रोक रहे थे, जिसकी वजह से तमाम देशों में किल्लत हुई। क्यों ईरान ने सीज फायर होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत नहीं खोला? दुनिया के करोड़ों लोगों की चिंता नहीं की? अब ये कहीं लिखा तो नहीं है कि ईरान दुनिया की तेल आपूर्ति रोकेगा, अमेरिका उसकी नाकेबंदी नहीं करेगा। अमेरिका अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कर रहा है। इसी से आग बबूला होकर ईरान अब धमकी दे रहा है कि कल तक अगर इसे नहीं हटाया तो हम सीज फायर तोड़ देंगे। ईरान की हालत यह हो गई है कि अब वो काफी दबाव में है। उसने कहा है कि वो अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार है। अब से कुछ देर पहले एक और दिलचस्प खबर आई है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जिसे मुल्ला मुनीर भी कहते हैं, वो तेहरान पहुंच चुका है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने खुद उन्हें तेहरान बुलाया है और अब ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ उसकी दूसरे दौर की शांति वार्ता हो और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले। तो क्या है ये नेवल ब्लॉकेड जो इस वक्त ईरान को इतना चुभ रहा है? क्या आप जानते हैं कि लोगों का राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कम क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते कुछ है, करते कुछ और है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में यह कहा कि ईरान युद्ध लगभग खत्म होने वाला है, अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है, अब शायद युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बयान के बाद दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी। कच्चे तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थे, शेयर बाजार मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए थे तब आपको याद है असर हुआ था।
कच्चे तेल की कीमत भी घटी थी, शेयर बाजार भी थोड़ा सा ऊपर आया था, लेकिन अब उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, न बाजार न कच्चे तेल की कीमतें। और इसका बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के वचनों पर अब दुनिया का भरोसा उठ चुका है। और खत्म क्यों ना हो यह भरोसा, उसे आप इस विश्लेषण से समझिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक खतरनाक रणनीति अपना रहा है। इस रणनीति को द एनाकोंडा प्लान भी कहते हैं, जिसे एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मारता है। ठीक वैसे ही अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर उसकी नाकेबंदी करके उसका गला घोटना चाहता है। साल 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, तब उसने इसी एनाकोंडा प्लान के तहत जीत हासिल की थी। उसने दक्षिणी राज्यों के बड़े बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी की और मिसिसिपी नदी, ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं इस वक्त, अमेरिका के गृह युद्ध में आप ये अमेरिका के चारों तरफ देख रहे हैं, मिसिसिपी नदी पर कब्जा कर लिया ताकि वो व्यापार ना कर सके और उन तक हथियार ना पहुंच सके। और यही चीज अब अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एनबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आज ही समुद्र में 10,000 सैनिक उतार दिए। ये 10,000 सैनिक आपने युद्ध खत्म होने के लिए उतारे हैं। इन 10,000 सैनिकों में नाविक भी है, समुद्री सैनिक भी हैं, जिन्हें मरीन्स कहा जाता है। इनमें एयरमैन भी हैं, जो अमेरिकी वायुसेना के पायलट और जवान होते हैं। और यह अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी तो आप सुनते जाइए कि जो अमेरिका युद्ध खत्म होने की बातें कर रहा है, वो कैसे ईरान को एनाकोंडा प्लान में फंसा रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान की सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया है। यूएसएस ट्रिपली जैसे एम्फिबियस असॉल्ट शिप उसको तैनात किया है, जिस पर 3,500 नाविक हैं और मरीन कमांडोज मौजूद हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेजा है, जो आधुनिक युद्धपोत होते हैं और एक डिस्ट्रॉयर पर 90 मिसाइलें लगी होती हैं। अमेरिका से कौन पूछेगा कि इतनी मिसाइलों से वो कैसे युद्ध खत्म करने वाला है, प्लान क्या है। तो अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि अमेरिका किस तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान की नाकेबंदी के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान भेज दिए हैं। सीहॉक हेलीकॉप्टर्स को भी ऐसी जगहों पर भेजा है जहां से ईरान से आने और जाने वाले, ईरान से आने वाले या ईरान को जाने वाले जहाजों को रोका जा सके। तो आइए आपको चलते हैं और इस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रैफिक को ये प्रभावित इस वक्त कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आखिर निगरानी कैसे रखी जा रही है। सबसे पहले सैटेलाइट की निगरानी, शिपिंग डेटा और खुफिया जानकारी से यह पता लगाया जाता है कि कौन सा जहाज ईरान के बंदरगाहों या उसके तटीय इलाकों से आ रहा है। तो यह है स्टेप नंबर 1। अब इसको गौर से आप समझिए। उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो इस तरह से निगरानी रख रही हैं, और जैसे ही वो किसी जहाज को ट्रैक करती हैं, जहाजों की निगरानी, ब्रिज टू ब्रिज रेडियो कॉल, जहाज तक पहुंचती है सूचना। उसके बाद से रेडियो कॉल के जरिए इंफॉर्मेशन जाती है और इनको कहा जाता है कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। तो ये ब्रिज टू ब्रिज रेडियो कॉल उन जहाजों तक किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। अब अगली जो तस्वीर है, यानी उस जहाज के आसपास अमेरिका का जो भी जहाज खड़ा है वो उसे रेडियो कॉल करता है और उसे रुकने के लिए कहा जाता है। अब आया स्टेप नंबर 2। जब वो जहाज रुक जाता है तब अमेरिका क्या करता है, वो उतारता है अपने सीहॉक हेलीकॉप्टर्स को, जो उस जहाज के पास ऊपर पहुंचते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में अमेरिका के खतरनाक मरीन कमांडोज होते हैं, जो रस्सी से इस जहाज पर उतरते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप मरीन जो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर्स है। लेकिन इसको करीब से आपको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से स्पॉटलाइट ऑन करके और ये दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, जब आप जूम इन करेंगे तो इस प्लेन में आपको दिखेगा कि सीहॉक हेलीकॉप्टर से, जूम इन कीजिए, ये 3 जो मरीन कमांडोज हैं, ये 3 मरीन कमांडोज आपको दिख रहे हैं। ये मरीन कमांडोज धीरे से उस जहाज पर पहुंच जाते हैं।
इन मरीन कमांडोज पर कोई हमला ना हो, इसके लिए अमेरिका के F-35B फाइटर जेट आसपास रहकर उसको कवर भी देते हैं। तो इन दोनों जहाजों से तो आप देख रहे हैं कि मरीन सीहॉक हेलीकॉप्टर से ये मरीन कमांडोज नीचे जहाज पर उतर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो उनके अन्य विमान है F-35B फाइटर जेट, वो आसपास रहकर कवर देते हैं। अब ये वाली तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है। अब हम आते हैं तीसरे पर, जो कि ये F-35, ये जो आप इस वक्त फाइटर जेट्स देख रहे हैं यहां पर, ये F-35 फाइटर जेट्स जब वो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन को दे रहे हैं तो मरीन कमांडोज को कवर देने के लिए ये F-35B फाइटर जेट्स यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें इन्हीं के पीछे समुद्र में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है मिसाइल और हवाई हमलों को रोकना। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर अमेरिका ने ईरान के किसी जहाज को रोका, ईरान उस जहाज पर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, तो इसे ये डिस्ट्रॉयर्स जो आप उस वक्त देख रहे हैं, यहां पर आ जाइए, ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कोई भी अगर हमला ईरान किसी भी तरफ से करता है तो ये जो डिस्ट्रॉयर है ये उससे इस जहाज पे जो मरीन कमांडोज और जो जहाज है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसको आप जरा हाईलाइट करके भी आपको दिखा देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, करीब से आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए, ये जहाज से होता हुआ ये है वो मिसाइल हवाई हमले रोकने के लिए जो डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका लगाता है। जूम इन करके यहां पर आ जाइए, ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो अगर ईरान चाहे भी तो कोई हमला अगर करेगा तो ये डिस्ट्रॉयर्स उस वक्त उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से समुद्री जहाज, ये देखिए, इसको यहां पर ले आते हैं और पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो 12 हथियारबंद सैनिकों के कब्जे में अब जहाज लगभग आ चुकी है। 12 हथियारबंद सैनिकों की टीम उसे अपने कब्जे में ले लेती है और इस जहाज को तलाशी लेने के बाद या तो छोड़ दिया जाता है या संदिग्ध होने पर उसे होल्डिंग एरिया में खड़ा करके कब्जे में ले लिया जाता है। तो ये जो मरीन कमांडोज हैं, इन्होंने लगभग टेक ओवर कर लिया इस जहाज को। वहां पर डिस्ट्रॉयर्स रक्षा कर रहे हैं, F-35B जैसे फाइटर्स से उनको कवर भी मिल रहा है और ये पूरी तरह से उनके संरक्षण में आ चुका है। और ये जवान अभी अमेरिका का ब्लॉकेड इसी तरह से काम कर रहा है। और यही हम आपको बताना चाहते थे कि जिस तरह से अमेरिका अपने ऑपरेशंस को वहां अंजाम दे रहा है, ईरान इस बात से परेशान है और इसीलिए अब मुनीर पाकिस्तान से फील्ड मार्शल उनका पहुंचा है बातचीत करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस 3-3 किलोमीटर की शिपमेंट लेन से समुद्री जहाज गुजरते थे, ये देखिए, ये आपको पता ही है। जब आप देखेंगे ये निचला हिस्सा ईरान की तरफ से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं अपना, इसके इलाके का ये क्षेत्र है और ये ईरान से लगा हुआ क्षेत्र उनका है। खतरनाक क्षेत्र ये हो गया है क्योंकि सी माइंस यहां पर बहुत सारी थी, खतरनाक क्षेत्र है, सभी ट्रैफिक यहां पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो इलाका है इसमें भी, एक सेकेंड, ये पेन ऑफ करके मैं ये कर लूं, उसके बाद से आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये आप देख रहे हैं, सी माइंस यहां पर बिछी हुई थी और इसी वजह से ये इलाका फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहां भी ईरान ने मिसाइलें बिछा दी हैं, इससे ये रूट ठप हो गया है। अब नया रूट ये है जो ईरान ने बनाया है और जो ईरान के बंदरगाहों के पास से गुजरता है। ये जो ऊपर वाला आप रूट देख रहे हैं ना, जिस पर आप आवाजाही होते हुए देख रहे हैं, ये येलो वाले 2 रूट्स, तो यही वो रूट है जिस पर ईरान इस वक्त पैसेज बना के रखा हुआ है। ये वाला रूट तो ब्लॉक हो गया है क्योंकि ये रूट पर यहां पर सी माइंस बिछा दी गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हिस्सा ईरान से लगा हुआ है, सिर्फ उसी तरफ से ये सारा इस वक्त जो काम है वो चल रहा है, जो सी रूट है वो बना हुआ है। अमेरिका का ब्लॉकेड कहां पर लगा हुआ है? अमेरिका का ब्लॉकेड आप देखिए, इसके कारण 2 दिनों से ईरान का एक भी जहाज इस इलाके को पार नहीं कर पाया है क्योंकि आप देखिए जो ये पुराना रूट था व्हाइट वाला, वो बंद हो चुका है। और यहीं पर जब आप इस मैप के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो यहां पर उसने ब्लॉकेड लगा दिया है, जिसकी वजह से ये देखिए, ये यहां पे बना हुआ है। अब ये मैप में ऊपर आ गया, तो एक बार फिर से आपको ये दिखा देते हैं। ये जो जगह है, ये अमेरिका का फ्लैग जिसको आप देख रहे हैं, तो ये अब एक तरह से स्पॉटलाइट जोन बन चुका है और यहां के बाद
अमेरिका ने जिस तरह की नाकेबंदी की हुई है उसकी वजह से यहां पर रेड लाइट आप कह सकते हैं जल गया है और ये जहाज जो पहले आ जा रहे थे वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहां से यहां तक अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है। और यही वो ब्लॉकेड है जिसकी वजह से ईरान इतना परेशान है और ईरान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। चलिए, अब इससे आप समझ गए ईरान के जहाज हिल नहीं पा रहे हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि नाकेबंदी ने अमेरिका के लिए वही काम किया है जो खार्क द्वीप पर कब्जा करने से होता। खार्क पर कब्जा होता तो ईरान की तेल सप्लाई रुक जाती, लेकिन इस नाकेबंदी से भी अमेरिका ने ऐसा कर दिया है। ईरान इस नाकेबंदी से पहले हर दिन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था। इस तेल से ईरान को हर दिन 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी, लेकिन अब अमेरिका नाकेबंदी के कारण ये सप्लाई रुक गई है और अमेरिका ने अपने एनाकोंडा प्लान में ईरान को फंसा लिया है, इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा यह भी है कि ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी का दबाव बढ़ रहा है और इसी दबाव के कारण वो शांति वार्ता को फिर से शुरू करना चाहता है। ईरान इंटरनेशनल का ही दावा है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान इंटरनेशनल का तो यह भी दावा है कि ईरान अपने यूरेनियम को अब डाइल्यूट करने पर सहमत हो गया है। यूरेनियम को डाइल्यूट करने का मतलब है उसकी ताकत को कम करना और उसमें आइसोटोप U-235 की मात्रा को बिल्कुल घटा देना, डाइल्यूट कर देना। अब यह आज की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अगर ईरान ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इसमें अपनी टॉप लीडरशिप को खो दिया, 1,500 से ज्यादा लोगों को गवा दिया, 13,000 से ज्यादा उस पर हमले हुए, न जाने कितना नुकसान हुआ, अभी तो तस्वीरें भी पूरी नहीं आई हैं। तो इसका बड़ा कारण क्या था? ईरान अपने यूरेनियम को छोड़ने को तैयार नहीं था, यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ने को तैयार नहीं था। ईरान ने कई साल लगाकर यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाई थी, इसे 60% तक एनरिच कर लिया था, लेकिन अब वो इसकी ताकत को कम करने के लिए तैयार हो गया। और इसीलिए सवाल उठता है कि जब ईरान को अपना यूरेनियम डाइल्यूट ही करना था तो उसने युद्ध कि इस जोखिम को उठाया ही क्यों? अगर ईरान पहले ही डाइल्यूट करने को तैयार हो जाता तो उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की जान तो बच जाती, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और क्यों नहीं किया, ये सवाल बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। ईरान कह सकता है कि वो इस युद्ध को जीता है, लेकिन अगर उसका यूरेनियम डाइल्यूट होता है तो इसे रणनीतिक रूप से अमेरिका की जीत ही माना जाएगा। आखिर राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि ईरान परमाणु हथियार न बना पाए। पूरी दुनिया में अब तक राष्ट्रपति ट्रंप की काफी स्क्रूटनी हुई है। उनके यू टर्न को लेकर दुनिया ने बहुत मजाक बनाया है, उनकी गंभीरता पर प्रश्न उठे, उनकी मानसिक स्थिति पर प्रश्न खड़े किए गए। यह कहा गया कि जब डील ही करनी थी तो युद्ध क्यों शुरू किया। लेकिन सोचिए, क्या यह सवाल अब ईरान से नहीं होना चाहिए? 2 हफ्ते पहले तक ईरान कह रहा था कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब वो खुद आगे आकर शांति वार्ता को फिर से शुरू करना चाहता है। जो ईरान कहता था कि लेबनान के बिना शांति समझौता नहीं हो सकता, वो अब अपनी बाकी शर्तों पर अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है। और ये बात किसी और ने नहीं, प्रेस टीवी ने खुद बताई है। शुरुआत में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत होने का दावा किया था, तब ईरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ट्रंप शायद खुद से बात कर रहे हैं। लेकिन आज तो हकीकत यही है कि ईरान बातचीत चाहता है और उसने अपने रुख को नरम किया है। क्या इसके लिए कोई ये कहेगा कि ईरान झुक गया, उसकी इस युद्ध में हार हुई? सोचिए ना, राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत के दावे पर ईरान यही तो कह रहा था कि जब वो खुद बातचीत कर रहा है तो क्या उसके लिए भी यही सब कहा जाएगा? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें यूएसए और ईरान में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ सकता है। देखिए, अगर भारत के नजरिए से सोचिए तो पूरा विश्व और भारत खास तौर पर चाहता है विश्व शांति। ऐसे में भारत की नजर रहेगी कि अगर ये सीज फायर और बढ़ता है तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी। यूएसए ईरान में 2 हफ्ते अगर सीज फायर बढ़ता है तो ऐसे वाली स्थिति में आने वाले दिनों में बातचीत की और सूरत बनेगी और जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। इजराइल को सीज फायर बढ़ने की उम्मीद है। अब से कुछ देर पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने खुद बताया है कि आज भी पाकिस्तान के जरिए बातचीत की संभावना बन रही है। अमेरिका और ईरान की बात हुई है। ऐसे में सीज फायर बढ़ाने पर दोनों देश विचार कर रहे हैं और ये यूएसए ईरान में 2 हफ्ते तक सीज फायर बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। इजराइल को सीज फायर बढ़ने की उम्मीद है। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे
देखिए दिलचस्प बात क्या है, आज चर्चा कुछ देर पहले से ही शुरू हो गई थी कि क्या सीज फायर बढ़ेगा या फिर नई जगह कोई तय की जाएगी या फिर से पाकिस्तान में ही बातचीत होगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने खुद बताया है कि आज भी पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान की बात हुई है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह निकल कर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को एक प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव यह था कि ईरान अगर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलना चाहता है तो वो बेशक ऐसा कर सकता है, लेकिन इसमें अमेरिका की एक शर्त यह है कि उसने भी इस टोल टैक्स का कुछ हिस्सा, यानी इसमें कट मनी उसको दी जाए। कितने अफसोस की बात है कि जिस देश के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, वही देश इस रास्ते से ईरान द्वारा वसूले जा रहे टैक्स का अब हिस्सा चाहता है। खैर, राष्ट्रपति ट्रंप से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप वही नेता हैं जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में अपनी संपत्ति को $1.4 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए बढ़ा लिया। और जानते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, राष्ट्रपति ट्रंप कभी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्होंने ये पूछा हो कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी जगह उन्होंने अपनी सारी ताकत ये पता लगाने में झोंक दी कि लोग, कंपनियां और अलग अलग देशों की सरकारें उनकी जेब में कितना पैसा डालने को तैयार है। और इस युद्ध में भी उन्हें मौका मिला तो वो हॉर्मुज से वसूले जा रहे टैक्स मनी में कट मनी के लिए खड़े हो गए। ईरान की संसद के उपाध्यक्ष अली निकजात का दावा है कि अगर ईरान अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो अमेरिका कभी समुद्र में उसकी नाकेबंदी नहीं करता। ईरान ने मना किया, इसीलिए अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए ब्लॉकेड लगा दिया। और सोचिए ये दुनिया इस ब्लॉकेड को लेकर क्या सोचती रही। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो इस साल की नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी लगाने वाले अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लॉकेड लगा दिया है। दुनिया ने अमेरिका को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां इस युद्ध से पहले ईरान खड़ा था, और ईरान को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां इस युद्ध से पहले अमेरिका खड़ा था। इस युद्ध से पहले ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग, आइसोलेटेड था। पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ ब्लॉकेड लगाया हुआ था, जिनमें अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के 27 देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल थे। ईरान पर लगभग 1000 प्रतिबंध लागू थे और वो ना तो सही से व्यापार कर सकता था और ना ही अपना कच्चा तेल बेच सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये 40 दिनों का युद्ध ईरान के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस युद्ध से पहले दुनिया ने ईरान की घेराबंदी की हुई थी, लेकिन इस युद्ध के बाद अब लगभग सभी देशों ने अमेरिका के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया और यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आइसोलेशन माना जा रहा है। जिस तरह अमेरिका का पूरी दुनिया में सिक्का एक वक्त पर चलता था, हर बड़े फैसले में अपनी राय देने के लिए पहुंच जाता था, जिसने ना सुनना कभी सीखा ही नहीं था, नो सुनना जिसकी आदत ही नहीं थी, जिसका दबदबा, जिसकी हेजेमनी और वर्चस्व पूरी दुनिया की नीतियों को प्रभावित करता था। अब उस अमेरिका को इसी दुनिया ने ना कहना, उसका विरोध करना, उससे मुश्किल सवाल पूछना, उसकी नीतियों पर सवाल उठाना सीख लिया है। अब आप देखते जाइए कि इस ब्लॉकेड में कौन कौन अमेरिका को रोककर खड़ा हो गया। सबसे पहले 32 देशों के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो ने अमेरिका की नाकेबंदी की। अमेरिका को साफ कह दिया कि वो ईरान युद्ध में उसकी कोई मदद नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने नेटो को पेपर टाइगर बता दिया, नेटो छोड़ने की धमकी भी दे दी, लेकिन नेटो ने अमेरिका के खिलाफ अपने ब्लॉकेड को हटाने से इनकार कर दिया। नेटो के बाद आया यूरोपियन यूनियन, 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन। ये सारे देश अब तक अमेरिका की हां में हां, ना में ना करते थे, अमेरिका के आज्ञाकारी माने जाते थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका का हाथ छिटक दिया। ये कहा कि ईरान का युद्ध यूरोप का युद्ध नहीं है। इनमें भी जर्मनी ने कहा कि अमेरिका जितना जोर लगा ले वो इस युद्ध में उसका कोई साथ नहीं देगा। फ्रांस ने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हैं और ना आगे होंगे। इटली ने अमेरिका को अपने एयरबेस तक इस्तेमाल नहीं करने दी। ब्रिटेन, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, सभी देशों ने इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया। स्पेन ने तो राष्ट्रपति ट्रंप को
चुप रहने के लिए कह दिया। यह ब्लॉकेड तब और फैला जब जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की जैसे देशों ने भी अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ये देश भी नाकेबंदी लगाकर बैठ गए और ये कहा कि वो अमेरिका की मदद के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद खाड़ी देश भी आए। अमेरिका ने बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत का भरोसा खो दिया और वो इन देशों को भी सुरक्षा नहीं दे पाया। खाड़ी देशों के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ संगठन ने भी एक तगड़ा ब्लॉकेड लगाया, अमेरिका की घेराबंदी कर दी। और आज अमेरिका इस नाकेबंदी में कुछ इस तरह से घिरा हुआ नजर आता है। सोचिए इससे अमेरिका की छवि को कितना तगड़ा झटका लगा है। और ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉकेड यहीं खत्म हो जाता है। अब चाइना और रशिया भी अमेरिका के खिलाफ एक नया गुट बना रहे हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से विशेष मुलाकात की है। रशिया और चाइना एक टीम बनाकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं और प्रतिबंधों की धौंस जमाने वाले अमेरिका की हेजेमनी को खोखला करने में लगे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस ब्लॉकेड के दलदल में अब फंसते जा रहे हैं। उनके खिलाफ वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो ने भी नाकेबंदी लगा दी और यह कहा कि वो युद्ध का समर्थन कभी नहीं करेंगे। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप पोप लियो को पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ बता रहे हैं और उनके लिए यह कह रहे हैं कि उन्हें महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। यानी उनसे भी ठन गए। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम से घिरी है और इसी वजह से जॉर्जिया मेलोनी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि वो पोप लियो का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो जॉर्जिया मेलोनी को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप ने जब यह कहा कि इटली को इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, तो इस पर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अमेरिका तो इस पर उन्हें ज्ञान ना ही दे। दुनिया के 9 देशों ने अब तक परमाणु हथियार बनाए हैं, लेकिन उनमें इस्तेमाल सिर्फ एक ही देश ने किया है। कौन है वो देश? अमेरिका। और वही अमेरिका आज पूरी दुनिया को ज्ञान देना चाहता है कि तुम न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ क्योंकि दुनिया को खतरा होगा। सुनिए, तो डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी के खिलाफ बोल रहे हैं और मेलोनी ने साफ साफ कह दिया है धर्मगुरु को लेकर कि वो उन्हीं के साथ है। राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी खुद उनके अपने देश के लोग भी कर रहे हैं। अमेरिका के ज्यादातर लोग ईरान युद्ध से खुश नहीं है और बड़ी स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के अंदर में भी आवाज बहुत प्रबल हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और ये उनका सबसे बड़ा हेडेक है। इप्सोस और रॉयटर्स के एक नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग यानी 51% लोग युद्ध सही नहीं मानते हैं। युद्ध को सही मानने वाले सिर्फ 24% लोग हैं और 22% ऐसे हैं जो इस पर खुलकर अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं। तो आधे से ज्यादा आबादी तो इस युद्ध के खिलाफ है जिसको वो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड मान रहे थे। और इन अमेरिकन का कहना है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहा। सिर्फ 24% लोग इसको सही मानते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने समर्थक इस युद्ध के साथ नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 20% वोटर्स इस युद्ध को गलत मानते हैं। ये सिर्फ रिपब्लिकन वोटर्स की हम बात कर रहे हैं। जब आप इस पाई पर आते हैं तो इस पाई में भी 20% लोग जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध गलत है। सिर्फ 51% रिपब्लिकन वोटर्स जो उनके साथ थे वो ये मानते हैं कि ये युद्ध सही है, वो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी 24% इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस युद्ध के खिलाफ है लेकिन शायद खुलकर नहीं बोल सकते। उनके समर्थक और उनके वोटर्स अगर आज ये सोच रहे हैं इस युद्ध को लेकर, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। ये सर्वे सीजफायर के बाद हुआ और इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस युद्ध ने अमेरिका को ऐसे कई जख्म दिए जो जल्दी नहीं भरेंगे। अमेरिका ने अपने लोगों का भरोसा खोया, नेटो का भरोसा खोया, यूरोपीय देशों का भरोसा खोया, खाड़ी देशों का भरोसा खोया। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। रशिया, चाइना जैसे जो देश अमेरिका का विरोध करते थे, उन्होंने भी इसका खूब आनंद लिया कि ईरान को अमेरिका सरेंडर नहीं करा पाया। यह बात बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका का लगभग हर राष्ट्रपति इसलिए दादागिरी करता है क्योंकि वो इसी काम के लिए चुनकर आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के आंतरिक मामलों से ज्यादा दुनिया के मामलों में दखल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका के आंतरिक मामले वहां की फेडरल सरकारें देखती हैं।
राष्ट्रपति के लिए अपने देश में करने को ज्यादा नहीं है, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में दखल अंदाजी, हर जगह पैर घुसाना दरवाजे में। कहीं किसी को डिक्टेट करते हैं, कहीं किसी को दबाव से झुकाने की कोशिश करते हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये थोड़े बहुत तरीके से होता रहा है, और आजकल तो खैर स्तर ही अलग है। आप इस लिस्ट को देखिए जो ये बताती है कि 1945 से लेकर आज तक अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति दुनिया के 26 देशों पर बॉम्ब गिरा चुके हैं। 26 देशों पर। जिस देश ने बॉम्ब गिराया हो वो दूसरे देशों को न्यूक्लियर पावर बनने से इसलिए रोकता है क्योंकि वो देश विश्व पर खतरा है, जबकि खुद अमेरिका ने 26 देशों पर बॉम्ब गिराए। इनमें जापान से लेकर जापान में तो आपको पता ही है न्यूक्लियर हमला कर दिया था। जापान से लेकर जर्मनी, चाइना, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, वियतनाम और अब ईरान जैसे देश शामिल हैं। ये बॉम्बिंग्स बताती है कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों का काम रहा है अपने देश को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों को चलाना, हस्तक्षेप करना, वहां पर पैर घुसाना, अपने कठपुतली सरकारों को वहां पर बिठाना, सरकारों से ज्यादा वहां पर राजशाही को प्रमोट करना और राजशाही के लोगों को अपने दरबार में हमेशा झुकाते रहना, उनसे पैसे वसूलते रहना। और राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान से 40 दिनों तक युद्ध लड़कर यही कर रहे थे, लेकिन इस बार दुनिया ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी नाकेबंदी की है, इसे तोड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी खबर है देश के अंदर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। अक्सर लोग आतंकवाद या कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर सामान्य बातचीत में मजाक में कहते हैं मकसद नहीं भूलना। यह फ्रेज कई फिल्मों, वेब सीरीज में आतंकियों की बातचीत में इस्तेमाल किया जाता है। अब भले ही इसको मजाक समझते हो, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा में पले बड़े कुछ मुस्लिम युवा इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कट्टरपंथी विचारों से ग्रस्त ये युवा अपना मकसद कभी नहीं भूलते, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हो, डॉक्टर्स हो, जिम ट्रेनर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही क्यों ना हो। उनका एक ही मकसद है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन कराना। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS, जिसके ब्रांच भारत में अनेकों शहरों से लेकर अमेरिका और तमाम देशों में है। सॉफ्टवेयर कंपनी TCS की नासिक ब्रांच में मुस्लिम युवाओं द्वारा एक खास तरह का ग्रूमिंग गैंग चल रहा था। इस गैंग का मकसद था कंपनी की 18 से 25 वर्ष तक की हिंदू लड़कियों को पहले नौकरी पर रखना, प्रेम जाल में फंसाना, इसके बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए मुसलमान बनाना। इस कंपनी के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ कुछ मुस्लिम लड़कों और एक मुस्लिम लड़की ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं ना कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको परिवर्तित करना, धर्म उनका परिवर्तन कराना आसान होता है, या दूर दराज के इलाकों में, सुनसान जगहों पर, मदरसों में, ऐसी जगहों को इसका गढ़ बनाया जाता है। लेकिन यह घटना आपको चौंका देगी। मुमकिन है कि इस घटना पर आगे चलकर एक फिल्म भी बन जाए जिसका नाम द TCS स्टोरी हो, जिस तरह से द केरला स्टोरी में दिखाया गया था। कुछ वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई TCS नासिक में भी अपनाई जा रही थी। फिल्म में दिखाया गया था कि हिंदू लड़कियों की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से होती है। ये मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म का अपमान करती है और इस्लाम को बेहतर बताकर कुछ मुस्लिम युवकों से उनकी दोस्ती करवा देती है। इसके बाद हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक द TCS स्टोरी में भी कंपनी की एक मुस्लिम HR है जिसका नाम है निदा खान, जो आपको बीच की तस्वीर में दिख रही है। निदा खान एक ऐसे धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़ी हैं जिसमें दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर जैसे मुस्लिम युवक भी शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम युवक कंपनी में टीम लीडर जैसी सीनियर पोजीशंस पर थे और ये कंपनी की हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसमें इस बात पर चर्चा होती थी कि किस हिंदू लड़की को कब टारगेट करना है, उसे किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से उससे दोस्ती करनी है या फिर किस तरह से उसे प्यार के जाल में फंसाना है, ताकि धीरे धीरे उसका भरोसा हासिल करें और फिर अपना असली खेल धर्मांतरण का शुरू करें। धर्म परिवर्तन के इस खेल की शुरुआत हिंदू लड़कियों को कंपनी में नौकरी देने से होती थी। केवल उन्हीं हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरी थी, ताकि समय आने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर डराया जा सके, मजबूर किया जा सके। नौकरी पर रखने के बाद इस गैंग में शामिल मुस्लिम युवक उन लड़कियों से दोस्ती करते थे। टीम लीड होने की वजह से इन लड़कियों के रिपोर्टिंग मैनेजर भी वही थे, इसीलिए लड़कियां उनसे दोस्ती कर लेती थी। इसके बाद कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर
कुछ को ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। इस खेल का खुलासा भी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया। दरअसल इसकी शुरुआत इस साल फरवरी में तब हुई जब एक हिंदू लड़की ने अचानक रमजान के महीने में रोजे रखने शुरू कर दिए। परिवार को संदेह हुआ, उन्होंने एक हिंदू संगठन को इसकी शिकायत की। इस संगठन ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया और आरोप लगाया कि टीसीएस कंपनी में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती रोजा रखवाया जा रहा है। फिर सोचिए कहानी कैसे पलटती है। इस शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को एक खास मिशन पर लगाया। उनका मिशन था रोजा रखवाने की शिकायत की पड़ताल करना। इस मिशन के लिए महिला पुलिसकर्मियों को टीसीएस के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में बाकायदा भर्ती करवाया गया। इन्होंने कंपनी में चल रही गतिविधियों पर बारीक नजर रखी और पाया कि यहां पर कुछ मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को परेशान करते थे। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की एचआर हिंदू लड़कियों की शिकायत पर एक्शन नहीं ले रही थी। पुलिस ने इसके बाद अपनी अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि टीसीएस में जबरन धर्म परिवर्तन का एक पूरा रैकेट चल रहा था। अभी तक इस रैकेट की शिकार 12 हिंदू लड़कियों का पता चला है। पुलिस को पता चला है कि इस गैंग में मुस्लिम लड़के ही नहीं बल्कि कंपनी की मुस्लिम महिला भी शामिल थी। इस केस की 9 एफआईआर में पीड़ितों ने खुद पर हुए जुल्म की कहानी बताई है। इसमें बताया गया है कि कंपनी की एचआर निदा खान, जो एचआर हेड है, और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के सामने हिंदू धर्म और का मजाक उड़ाते थे, देवी देवताओं पर अपमानजनक बातें कहते थे। मुस्लिम लड़के अश्लील इशारे करते थे, छेड़छाड़ करते थे, जबरन छूने की कोशिश करते थे, नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते थे। कुछ मुस्लिम लड़कों ने तो हिंदू लड़कियों से दोस्ती बढ़ाकर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर ली थी और फिर उसके दम पर वो ब्लैकमेल करते, यौन उत्पीड़न तक किया। कुछ मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को नमाज पढ़ने, गौमांस खाने के लिए मजबूर किया था। पीड़ित हिंदू लड़कियों के लिए ऑफिस आवर्स के 8 से 9 घंटे बिताना बहुत भारी थे, क्योंकि जितनी देर वो ऑफिस में रहती थी उतनी देर तक उन्हें जबरन छूने की कोशिश की जाती थी, छेड़छाड़ होती थी, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था, गौमांस खाने के लिए कहा जाता था। दुखद यह है कि ऑफिस की मुस्लिम महिला एचआर हेड जो है वही धर्म परिवर्तन गैंग का हिस्सा थी। इसी वजह से पीड़ितों की शिकायत पर कोई कार्रवाई भी नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं। आज देश के हर दफ्तर में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट लागू है, जिसे पॉश एक्ट कहते हैं। इसके तहत कंपनी में एक सीमित समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है सेक्सुअल हैरासमेंट के मामलों में वो इसको देखती है। लेकिन नासिक के टीसीएस में अंधा कानून चल रहा था। इस कमेटी ने हिंदू महिलाओं की शिकायत पर कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये शिकायत उन्होंने पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार एचआर में शिकायत हो रही थी। आप सोचिए उन हिंदू लड़कियों का क्या हाल रहा होगा जो घर चलाने की मजबूरी में नौकरी कर रही थी। जिस जगह वो थी वहां उनके साथ यौन पीड़न हो रहा था और नमाज मुसलमान बनने के लिए कहा जा रहा था। विडंबना देखिए कि जिस टीसीएस में ये सब चल रहा था उसके मैनेजमेंट को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया के 55 देशों में फैली हुई है। ये सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी में 5,84,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, हजारों महिलाएं शामिल हैं। लेकिन उनके नासिक सेंटर में क्या हो रहा था? टीसीएस में काम करने वाली महिलाएं आज खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रही होंगी, सब हैरान होंगी। जिस कंपनी के नियमों को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त होने चाहिए थे, उस कंपनी के एक ब्रांच में आखिर कैसे ये मॉड्यूल बन गया? कोई उनका सुनने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों को उनकी शिकायतें सुनने के लिए रखा गया वो खुद ही उनका शोषण कर रही थी।